आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर सरदार खान एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के चार टाइप्स है, आप लोगों को पता है। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो इनमें से फर्स्ट टाइप हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोविलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और इसको हम लोग इंटर आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तीन नाम याद रखिए, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोविलेंट बॉन्ड और इंटर आयोनिक बॉन्ड इसको कहते हैं। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की वो किस्म फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये ऐसी बॉन्ड है जहां पर इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। समझ लो, ये दो एटम्स है। आयोनिक बॉन्ड ऐसे बनेगा कि ये पहला एटम इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी पहला एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बाउंड बनेगा, इस बाउंड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बाउंड। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर। अच्छा, फिर दिस टाइप ऑफ बाउंड इज फाउंड बिटवीन कैटायन एंड एनोइन। जाहिर सी बात है, कैटायन जानते हो, कैटायन हर उस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये हमारे पास कौन सा आयन है? कैटायन है। और ये हमारे पास कौन सा आयन है? एनोइन है। तो याद रखिए, आयोनिक बॉन्ड हमेशा कैटायन और एनाइन के दरमियान में बनता है। कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में आयोनिक बाउंड बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं इंटर आयोनिक बॉन्ड। इंटर आयोनिक मतलब दो आयन के बीच में। दो आयन सेम नहीं होंगे, याद रखिए, मतलब दोनों कैटायन नहीं हो सकते और ना ही दोनों एनाइन हो सकते हैं। एक कैटायन होगा, दूसरा एनोइन होगा, तब जो है बाउंड बन सकता है, क्योंकि सेम चार्जेस पे रिपल करेंगे, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक कैटायन दूसरा एनोइन। फिर मैंने लिखा है फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि याद रखें, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बाउंड बनेगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नॉन मेटल होगा। क्योंकि हमें पता है मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है, इनके अंदर ये सलाहियत है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल का साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव से मुराद है इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो Na हमारे पास मेटल हुआ, Cl हमारे पास नॉन मेटल हुआ। मेटल की आसान से पहचान में बता दूं, जिस लफ्ज के आखिर में Um आ जाए उसको हम लोग मेटल कहेंगे। जिस लफ्ज के आखिर में Um आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटल। जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, कैल्शियम। ठीक है, Um अमूमन, मसलन गोल्ड की अगर आप बात करोगे, गोल्ड तो मेटल है, इसके आखिर में Um काम है। Um है गोल्ड का दूसरा नाम एवरम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का कॉपरम, सिल्वर का अर्जेंटम। मतलब जिस लफ्ज के आखिर में Um हो अमूमन वो मेटल ही होता है, लेकिन कुछ फिर स्पेशल केसेस है, जिस तरह कोबाल्ट है या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिंक है, निकल है, इनके आखिर में Um नहीं, अमूमन मेटल के नाम के आखिर में Um आता है। ये मेटल की पहचान है। उससे सादा अल्फाज में तो आप मेटल जानते हो, जिससे करंट और हीट अच्छी तरीके से पास हो सकता है। जबकि नॉन मेटल या एनाइन की खास पहचान में बता दो, एनोइन की, ये तो कैटायन की पहचान है। एनोइन की फिर खास पहचान ये कि इस लफ्ज के आखिर में IDE आएगा। जिस तरह क्लोराइड, इसको आप कैसे पढ़ते हो? इसको अगर हम लोग एक साथ करते हैं NaCl को, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड ऑक्साइड। मतलब जिस लफ्ज के आखिर में UM आ जाए वो मेटल, जिस लफ्ज के आखिर में IDE आ जाए वो एनोइन और एनाइन होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, अच्छा, तो मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। अब कुछ
केमिस्ट्री तो एक्सेप्शनल से बरी है, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में हर वक्त एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। याद रखिए मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में हमेशा आयोनिक बॉन्ड नहीं होता, कभी कभार मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। जिस तरह मैंने लिखा है एक्सेप्ट हैलाइड्स ऑफ, याद रखिए ये चार जो हमारे पास मेटल्स है, एल्यूमिनियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और लिथियम है, ये चार मेटल्स है। और जब ये हैलाइड्स, हैलाइड से मुराद हैलोजन, और हैलोजन हमारे पास नॉन मेटल है। जिस तरह हमारे पास हैलोजन तो आप सब लोग जानते हो, ठीक है। हैलोजन्स को अगर मैं लिख लूं ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इसी तरीके से एस्टाटीन है, ठीक है। तो अब क्या बता रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, दीज और नॉन मेटल्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब क्या है, हम लोगों ने तो ये सीखा है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनेगा, हमेशा की बात नहीं करते, ठीक है। पहले तो ये बात क्लियर करो कि 100% कोई भी बॉन्ड ना आयोनिक होता है और ना कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट होता है। 100% आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है। हम लोगों ने देखना है कि किसी बॉन्ड के अंदर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है। अब हम लोगों ने जब देखा कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम के हैलाइड्स है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम आयोडाइड, इनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं बल्कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ रहा था। या हम लोग सीखेंगे, एक वीडियो में बनाऊंगा फजान जुरुल में, जिसमें हमें यह बताया जाएगा कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। अब ये आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक से ज्यादा है, लिहाजा ये बॉन्ड हालांकि है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में, लेकिन आयोनिक नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ये वाले एल्यूमिनियम के हैलाइड्स, इसी तरह लिथियम के हैलाइड्स, इसी तरह बेरिलियम के हैलाइड्स और इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम के हैलाइड्स, ये हमारे पास चार ऐसे मेटल्स है जो कि हैलोजेंस, जो कि नॉन मेटल है, इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक नहीं। एक खास बात याद रखिए, लेकिन फिर भी मैंने फ्लोरीन को नहीं लिखा है। ये देखो, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के दरमियान में फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर भी फ्लोरीन नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन बेरिलियम के केस में मैंने फ्लोरीन भी लिखा है। बेरिलियम के चाहे फ्लोरीन वाले हो या बाकी सब के साथ हो, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वेल एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लिथियम फ्लोरीन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि बाकी हेलोजेंस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल केस या एक्सेप्शनल केस जरूर याद रखें। फिर मैंने लिखा है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन क्या लिखा है, फाउंड बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये तब बॉन्ड तब बन सकता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे, दूसरा गेन करे। जाहिर सी बात है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मेटल जो है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब आयन बनेगा, फिर बॉन्ड बन सकता है। अब एनर्जी टर्म्स, आयोनिक बॉन्ड के अंदर 3 एनर्जी टर्म्स याद रखिए, कौन कौन से एनर्जी टर्म्स है, और ये भी बताऊंगा कौन सा आयोनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। कौन कौन से एनर्जी टर्म्स है जो इनके साथ इन्वॉल्व है या इसके साथ इनका ताल्लुक है। पहली टर्म है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग जानते हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन या लीस्ट बॉन्डेड लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, ठीक है। ये वो एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, यानी हम चाहते हैं कि ये Na इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और याद रखिए Na इस वक्त गैस की हालत में आ चुका है, क्योंकि गैस का ही एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ठीक है। Na ने इलेक्ट्रॉन जब लॉस किए वो गैसियस स्टेट में है, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में गेन करेगा, Cl भी गैस के फॉर्म में है, तो ये गैस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गैस के फॉर्म में नहीं है, ये खुद गैस के फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ये एनर्जी हम लोग देते हैं, ठीक है। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद थोड़ी निकलता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक से मुराद है जिसको हम लोग एनर्जी देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक से मुराद है
जहां पर एनर्जी क्या होती हो, रिलीज होती हो। याद रखिए, किसी एटम से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और हम लोग एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं निकलता, ठीक है। फिर डिपेंड करता है, कभी कभार ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कभी कभार कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मेटल का साइज जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा, इतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकेगा, लेकिन खुद ब खुद नहीं एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और जब नॉन मेटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या यूं समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको हम लोगों ने एनर्जी देकर निकाला था, अब इसके पास एनर्जी है। ये इलेक्ट्रॉन जब Cl के अंदर ऐड हुआ तो उसने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, जो इनके पास एनर्जी थी, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, अपनी एनर्जी को लॉस कर दिया। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अब दिलचस्प चीज सिखाऊंगा, Na के ऊपर कौन सा चार्ज आया पता है? प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज, क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। ये भी गैस के फॉर्म में है, याद रखिए। वैसे Na तो गैस के फॉर्म में नहीं होता, वो सॉलिड है, लेकिन इस वक्त वो गैस के फॉर्म में है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हम लोगों ने एनर्जी दी है, हीट दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों गैसियस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? Na के पास इस वक्त 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? और 10 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता है किस नोबल केस के पास होते हैं? न्यून के पास होते हैं। मतलब Na स्टेबल नहीं है। गौर से ये इस पे आपने कभी सोचा है? यानी Na के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक लॉस करने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आते, और 10 इलेक्ट्रॉन तो न्यून के पास होते हैं। मतलब न्यून एक नोबल गैस है, नोबल गैसेस तो स्टेबल है। अब Cl की अगर मैं बात करूं, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इस वक्त इसने गेन किया है, तो ये आर्गॉन की तरह बन चुका है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। आर्गॉन तो भी नोबल गैस है, ठीक है। यानी Na न्यून की तरह बना, Cl आर्गॉन की तरह बना, मतलब बना। फिर इनको बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है मेरे भाई? यानी जब Na के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन वाला तो स्टेबल है, Cl के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 वाला भी स्टेबल है, तो फिर इन दोनों को बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों है? जरूरत क्या है? याद रखिए, ये इस वक्त ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉरी गैस के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। तो गैस के फॉर्म में स्टेबल नहीं होते। आप लोगों को पता है आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। ये दोनों जब आपस में इकट्ठे होंगे और एनर्जी भी रिलीज होगी। याद रखिए, कोई बाउंड जितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, वो बाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी गैस के फॉर्म में थे, गैस ये भी गैस ये भी गैस, जब आ गए दोनों आपस में कंबाइन हो गए, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने के बाद ये अब किस फॉर्म में आ चुके हैं? सॉलिड फॉर्म में आ चुके हैं। ये एनर्जी जब दो आयन आपस में, दो गैसियस आयन आपस में इकट्ठे होकर, दो गैसियस आयन आपस में इकट्ठे होकर एक सॉलिड कंपाउंड बना ले, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं लेटेस एनर्जी। ये लेटेस एनर्जी भी एनर्जी रिलीज होने वाला प्रोसेस है, मतलब ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आपने क्या समझा मेरे भाई? 3 एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व है आयोनिक कंपाउंड में। कौन कौन से एनर्जी टर्म्स? आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी मदद से हम लोग किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जब नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, फिर एनर्जी जो रिलीज हो जाएगी उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट वाली जो एनर्जी है वो है लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी फिर क्या चीज है? ये समझ लो कैटायन है, ये एनायन है, दोनों गैसियस फॉर्म में है। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, एनर्जी रिलीज हो जाएगी और उससे जो सॉलिड कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इस एनर्जी को, जो एनर्जी रिलीज हो गई, इसको हम लोग कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। अब आप लोगों को बता दो, कौन सा आयोनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा आयोनिक कंपाउंड? हम लोगों ने तीनों एनर्जीज को कैलकुलेट करना है। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना स्टेबल होगा, ठीक है, जितनी आप कम एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकोगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरीके से लेटेस्ट एनर्जी भी जितनी ज्यादा होगी, मतलब ये कि जितनी कम एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी।
एनर्जी ज्यादा रिलीज होने के बाद वो बाउंड ज्यादा स्टेबल होता है या वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। या दूसरे अल्फाज में समझ लो कि इस बाउंड जो बाउंड अभी बन चुका है, लेटेस्ट एनर्जी कंसीडर करो। अब इसको मतलब एनर्जी रिलीज हो गई थी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब इस बाउंड को दोबारा तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी तो भी रिक्वायर्ड है, उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड है जितनी एनर्जी रिलीज हो गई थी। अब वापस तोड़ने के लिए वापस उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड है, वापस तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, जोड़ते वक्त जो एनर्जी आपस में जो कंबाइन हुए थे, जो एनर्जी वो हमारे पास रिलीज हो गई थी, वापस उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मतलब ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये एनर्जी टर्म्स है। प्रॉपर्टीज आप आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड की खसूसियात क्या है, सॉलिड स्टेट में होते हैं। देखो मैंने बताया था कि ये सॉलिड स्टेट तक आते हैं। सॉलिड स्टेट में होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब होता है बाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस बाउंड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों स्ट्रॉन्ग है। वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जाहिर सी बात है। याद रखिए तमाम बॉन्ड्स में आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, हमें पता है मेटल, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस जरूर याद रखें। अच्छा, इसी तरीके से कैटाइन और एनाइन के बीच में बनता है, जाहिर सी बात है आयोनिक लफ्ज से ही पता चलता है कि आयन है, यहाँ पर आयन है। अच्छा, नॉन कंडक्टर, एक इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि अब सवाल ये कि आयोनिक कंपाउंड से करंट और हीट पास होगा कि नहीं होगा। समझ लो नमक है, NaCl घरेलू नमक है, इनसे करंट पास होता है कि नहीं। मेरे भाई नमक अगर सॉलिड फॉर्म में है तब करंट पास नहीं होता, लेकिन नमक अगर हम लोग पानी के अंदर डिसॉल्व करें या इसको पिघलाएं, ठीक है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर नमक जो है पिघल जाती है। पिघलने के बाद फिर उनसे करंट पास होता है। ऐसा क्या चक्कर है, समझाता हूं। मेरे भाई समझ लो आपके पास NaCl सॉलिड फॉर्म में है, इस वक्त इससे करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर आप नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व करें फिर इनसे करंट पास हो सकता है। क्या रीजन है पता है? पहले ये जो कैटाइन और एनाइन है ये दोनों बाउंडेड है, ये दोनों क्या है, बाउंडेड है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आसान अल्फाज में कहूं, यहां पर चार्ज बॉडी फ्लो नहीं कर सकते। करंट के डिफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इस वक्त ये दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े हैं, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, लिहाजा करंट पास नहीं हो सकता। जब आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व होने के मतलब Na अलग हुआ, Cl अलग हुआ, अब ये पानी के अंदर क्या हो सकते हैं, ये चार्ज बॉडी फ्लो कर सकते हैं। अब द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इनसे करंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम नमक को हम लोग पिघलाएंगे तभी इनसे करंट पास हो सकता है। सॉलिड फॉर्म में नमक से करंट पास नहीं होता मेरे भाई। क्यों नहीं होता, या किसी भी आयोनिक कंपाउंड से करंट पास नहीं होता, क्योंकि वहां पर चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। दोनों कैटाइन और एनाइन मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। जब पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो, पानी की एक खासियत है जिसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, फिजिक्स का एक टर्म है। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब ये कि ये इनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कैटाइन और एनाइन के बीच में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 81 टाइम्स तक कम कर सकता है। यानी इस फोर्स को कितने टाइम तक, 81 टाइम्स तक कम कर सकता है, यानी बहुत कम करेगा। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, एक दूसरे को दूर, एक दूसरे से दूर करेंगे कैटाइन और एनाइन को, तब आयन जो है वो फ्री हो जाएंगे, तब इनसे करंट और हीट अच्छी तरीके से पास हो सकता है। तो कोई आपसे पूछे कि आयोनिक कंपाउंड से करंट पास होता है कि नहीं, या हीट पास होती है कि नहीं, आप कहोगे अगर सॉलिड फॉर्म में है करंट पास नहीं होता, लेकिन अगर इस चीज को हम लोग पानी के अंदर डिसॉल्व करें या पिघलाएं तब करंट पास होता है। ऐसी चीजों को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। यानी आयोनिक कंपाउंड को हम लोग कौन सा एक और नाम भी दे सकते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। आखिरी बात के, आयोनिक कंपाउंड का कोई डायरेक्शन वो नहीं होता है। वैसे आयोनिक कंपाउंड होता भी नहीं है यार, ये आयोनिक कंपाउंड होता ही नहीं है, बस सिर्फ दो चार बॉडीज है, दो चार बॉडीज के आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है। कोई आप लोगों ने देखो, ये मैंने जो डॉट डॉट डिजाइन किया ये सिर्फ इस तरह वो इस रिप्रेजेंटेशन है, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल HCl दरमियान में हम बाकायदा एक लिक्विड देते हैं, बाकायदा डायरेक्शन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड का ना कोई डायरेक्शन होता है, ठीक है, सिर्फ प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है। समझ लो आपके पास Na है, ये एक क्रिस्टल बनाएगा, Na के इर्द गिर्द 6 Cl होंगे, 6 Cl के इर्द गिर्द वो होंगे
Na होंगे, मतलब ये कि कोई डायरेक्शन नहीं होता। नो आइसोमेरिज्म, याद रखिए आइसोमर्स तो आप जानते हो जिसका फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, लिहाजा इनमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और वो कोवेलेंट बॉन्ड्स में है, जबकि आयोनिक बॉन्ड में आइसोमोर्फिज्म हो सकता है, जबकि